बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, ये मैंने पहले नहीं पढ़ाया था, आज पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 माइक्रोबायोलॉजी का। ठीक है बेटा, इस पे ज़रा देखो, इस पेज की तरफ आओ। देखो, जब तक माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुई थी उस वक्त तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई पता नहीं था। ठीक है ना, उस वक्त तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई पता नहीं था। ठीक है, तो बहरहाल जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए तो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की, उसका स्ट्रक्चर देखा, उसका फंक्शन देखा, उसका दूसरी स्पीशीज यानी के साथ क्या ताल्लुक है। ठीक है, उसके साथ किस तरह वो बेनिफिट दे रहे हैं, किस तरह वो नुकसान दे रहे हैं, तो इस सब चीज़ के मुताले को हमने किया। ठीक है, तो फिर इस वजह से एक अलहदा सब्जेक्ट के नाम से इंट्रोडक्शन हुआ है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी का मतलब ही है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा नॉलेज है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसको भला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। किसको स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इज नोन एज द माइक्रोबायोलॉजी। तो लफ्ज में ही इसमें लिखा हुआ है कि माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या है। माइक्रो मीन स्मॉल, और बायोलॉजिया स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ स्मॉल लाइफ, यानी कि लिविंग क्रिएचर जो बहुत ही स्मॉल होते हैं। ठीक है, और इसमें हमने क्या स्टडी करना है, देखें, हमने इसमें स्ट्रक्चर स्टडी करना है, इसकी रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, इसकी फिजियोलॉजी क्या है, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म किस तरह होती है, जिसको हम आइडेंटिफिकेशन किस तरह करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा ये ग्राम पॉजिटिव है, ये ग्राम नेगेटिव है, ये फंजाई है। ठीक है ना, तो अब उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहाँ कहाँ फैल जाते हैं, और इसके बेनिफिट क्या है, नुकसानात क्या हैं। बेटा समझ आ गई। तो माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन करेंगे तो यही है, माइक्रोबायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि टाइनी क्रिएचर्स हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, एंड देयर इफेक्ट ऑन द अदर्स, एंड देयर इफेक्ट ऑन द अदर, हम इसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो उसकी स्टडी में क्या क्या होगा, देखो उसका स्ट्रक्चर कैसे है, वो रिप्रोड्यूस कैसे होता है। ठीक है, वो रिप्रोड्यूस कहता है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उसकी मेटाबॉलिज्म क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, उसके बेनिफिट कैसे होते हैं। क्लियर हो गया। तो फिर आप माइक्रोबायोलॉजी के बाद एक लफ्ज़ आएगा माइक्रोब्स। क्या लफ्ज़ आएगा, तो ये एक टर्म्स है उन लिविंग स्मॉल छोटे छोटे क्रिएचर के जो हमें आँख से नज़र नहीं आते हैं, बल्कि किसके नजरे नज़र आते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू आते हैं। तो हम कहते हैं माइक्रोब्स। क्या कहते हैं, तो अगर आपको ज़िंदगी में कोई कहे कि कोई माइक्रोब्स की किसी के नाम लें, तो आप समझ जाएंगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पूछ रहा है, एक टर्म है। ठीक है ना, तो वो जो बिल्कुल स्मॉल लिविंग है। तो ज़िंदगी में देखिए, बैक्टीरिया है, वायरस है, आर्ची है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, माइकोप्लाज्मा है, और रिकेटिशिया है। ठीक है, अब देखो, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, माइकोप्लाज्मा, रिकेशिया, तो ये बड़ी आम सी चीज़ है। माइकोप्लाज्मा, माइको यानी कि वो बैक्टीरिया जिनकी सेल वाल नहीं होती, उसे माइकोप्लाज्मा कहते हैं। प्रोटोजोआ जैसे अमीबा है, जैसे पैरामीशियम है। जब हमने छठी में पढ़ा था साइंस को, तो सबसे पहले हमने यही देखा था कि वो साइंटिस्ट ने जब माइक्रोस्कोप नज़र आई तो उन्होंने फिर पहले तो काक को देखा था। पहले किसको देखा था, ये एक लकड़ी है, वुड है, किसकी भला, ओक ट्री की। ठीक है, जब उन्होंने कॉक को देखा ना, काक देखा ना जिसे बोतल से हम ढकना बंद करते हैं, तो उसको स्लाइड्स ली, तो उसने देखा कि उसके अंदर चैम्बर नजर आए। उसके अंदर क्या नजर आए, चैम्बर नजर आए। अब चैम्बर को उस जबान में हम क्या कहते थे, सेल। तो उसने कहा कि जी ये काक जो है ना, ये सेल से बनी हुई है, नहीं कि इसके अंदर चैम्बर है। ओके, समझ आ गई ना। लेकिन बाद में ये एक ऐसे एक साइंटिस्ट है, उसने क्या किया, उसने कहा चले अब मैं पानी को देखता हूँ, मैं काक को के बजाय पानी को देखता हूँ। वो पानी कहाँ से लेके आया, तालाब से भी लेके आया, कोई गंदा होगा, कोई अच्छा होगा, फ्रेश वाटर होगा। पर उसने देखा कि पानी के अंदर एक लिविंग क्रिएचर्स है, एक
हाँ, जो एक जानदार हैं, ठीक है। तो उसने कहा ये क्या बात हुई कि इसके अंदर इस तरह एक नई दुनिया दरियाफ्त हो गई कि पर पहली दफ़ा पता लगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ है। तो ये काम जिसने किया, देखिए जो कार को देखा था उसका नाम था रॉबर्ट हुक था, और जिसने बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहली दफ़ा वाटर के अंदर देखा उसका नाम क्या था, लीवन हुक था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कोई माइक्रोस्कोप नहीं बनाई, ठीक है, तो उसने कोई लेंस वेंस ऐसे बनाए, लेकिन जो पर्टिकुलरली जो बनाई ना सिंगल, जिसके अंदर एक लेंस हो, सिंपल माइक्रोस्कोप, तो वो किसने बनाई, लीवन हुक ने बनाई। ठीक है, तो लीवन हुक ने फिर तस्वीरें देख के उसके ड्रा किया पैरामीशियम को, यानी कि वो जो जूते की तरह था, ऐसे ये ऐसे, ये यानी कि पैरामीशियम है, ये अमीबा है। तो उसने फिर उसकी शक्लें भी ड्रा की, ठीक है ना, किसने बोला, लीवन हुक ने। तो अब इसकी हिस्ट्री में दो साइंटिस्ट का नाम है, एक का नाम क्या है, रॉबर्ट हुक, और एक का नाम है लीवन हुक। और इस बुक के अंदर 3 सन लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है अपना 1665, ठीक है ना, और एक लिखा है 1670, और एक लिखा है 1674, और एक लिखा है 1723। ये आपने ये हिस्ट्री जब भी याद करनी हो तो आप सन याद रखें। देखिए पहला 1665, फिर क्या 1670 प्लस 1674, और फिर क्या है 1723। तो अब ये देखने कि सन में क्या हुआ। देखिए 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक इंग्लिश साइंटिस्ट है, ये एमसीक्यूज है। रॉबर्ट हुक कौन था, इंग्लिश है, और सन कौन था 1665 में। He did description of microscope and use, उसने माइक्रोस्कोप की डिस्क्रिप्शन बताई और उसे इन्वेंटरी किया और इसका यूज बताया। उसने क्या किया, स्लाइस एक ऐसे बढ़त ली, किसकी भला, कॉर्क की, और उसके अंदर देखा तो उसके अंदर कंपार्टमेंट थे, उसके अंदर क्या थे, कंपार्टमेंट थे, और इस कंपार्टमेंट को उसने क्या कहा, सेल कहा। तो अगर कोई कहे कि सेल को डिस्कवर किसने किया तो आप जिक्र कहेंगे रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। और किस वो जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया, किसको किया गया, ऑक ट्री का जो है ना कॉक को, किसको, कॉर्क को। क्लियर हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद 1670 आया, ठीक है, तो उसमें एक लेवन हुक था, उसने क्या किया, ही डिस्क्रिप्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिस्क्रिप्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सिंपल और सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप, सिंगल और सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप उसने डिस्कवर की, ठीक है, 1674 में। तो उसने इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया एनिमल यूज, इन छोटे छोटे जानदारों को क्या नाम दिया, एनिमल नहीं कहा, जैसे मालिक्यूल्स होता है ना, एनिमल यूज, जैसे मालिक्यूल्स होता है, इसलिए लफ्ज का इस्तेमाल किया एनिमल यूज। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एनिमल यूज किस सन में यूज किया गया, 60-70 में, ओके। फिर 60-74 में देखिए इसका ये नाम दिया गया एनिमल यूज, ठीक है ना। और 60-70 में रॉबर्ट हुक ने डिस्क्रिप्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताई, और क्या किया, सिंपल, हाँ, सिंपल एंड सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया, ठीक है। और 60-74 में उसने एक लफ्ज इस्तेमाल किया एनिमल यूज, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं कहते थे। और इस बंदे का दायरे काम था, तो इसकी जो डेथ हुई वो 1723 को हुई। कौन सा, लीवन हुक की डेथ 1723 में हुई। हमने अब ना एक ये एमसीक्यूज में आया है एक लफ्ज थर्मो एसिडोफाइल। ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, जब दुनिया कहते हैं जब बनी तो उस वक्त कंडीशन जो है ना वो बहुत आइडियल नहीं थी, एस्टिक माहौल था, बहुत गर्मी थी, ठीक है ना। और जब ग्लोबल वार्मिंग है तो फिर भी दुनिया उसी तरह सवेनेजे की तरफ जाएगी। तो इन अनफेवरेबल कंडीशन में कोई भी जिंदा जानदारों का रहना मुमकिन न था ना होगा। लेकिन वो कहता है जो कदीमी जो बैक्टीरिया है, कदीमी बैक्टीरिया जो दुनिया में सबसे पहले अनफेवरेबल कंडीशन में कोई एग्जिस्ट करता था तो वो बैक्टीरिया ही था।
तो फिर ऐसे बैक्टीरिया को उन्होंने आर्चिया बैक्टीरिया किया। तो ये पेपर में ये सवाल आया हुआ है कि ठीक है ना, आर्चिया बैक्टीरिया क्यों, कि ये सुपर हार्ट देखो सुपर एसिडिक कंडीशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना बेटा। तो बस यही, इसके लिए एक ही टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, थर्मो एसिडोफाइल, थर्मो एसिडोफाइल। वो क्लियर हो गया भैया। अच्छा देखिए अब है स्कोप ऑफ माइक्रो बायोलॉजी। देखिए ये तो और बात है कि 1665-70 में जब रॉबर्ट हुक, लीवन हुक ने इनके ऊपर काम किया तो हमें बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इसका ये मतलब नहीं था कि ये पहले नहीं थे, ये पहले भी थे, ठीक है। और हम इससे बेनिफिट भी उठाते थे लेकिन हमें पता नहीं होता था। जैसे हमने दही बनाना तो खट्टा लगाते हैं, तो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो फर्मेंटेशन करना है, तो ये हमें सदियों से शुरू से चला ही काम आ रहा है। तो यहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, ठीक है ना। सिरका बनाना, ठीक है ना, तो ये किससे होती है जी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब है फर्मेंटेशन। क्या है, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन है। और तो वो और किसकी होगी, वो जूस की होती है और क्या होती है, फ्रूट की होती है, ठीक है ना। तो बाद में जैसे फर्मेंटेशन शुगर लिया तो उससे हमने क्या बनाया, अल्कोहल बनाया और लैक्टिक एसिड बनाया। कि लोइस पास्चर ने ये बताया कि हमने फर्मेंटेशन से अल्कोहल और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं। बात समझ आ गई ना। 2 पॉइंट बता दिए कि भाई, अच्छा आप ये देखें कि अगर दुनिया में इंसान पैदा हुआ, तमाम जानदार पैदा हुए, अगर क्या ख्याल है कि वो सारी ज़िंदगी ज़िंदा रहते तो इस दुनिया का क्या होता है। तो वो अपने एक लाइफ स्पैन गुजारते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। अगर डेड बॉडी यहाँ पड़ी रहती तो क्या आलम होता, डेड बॉडी पड़ी रहती और वो डिकम्पोज ना होती तो क्या होता। हर एक को पता है कि कोई भी अनपढ़ आदमी है कि डेड बॉडी होगी, कुछ अर्से बाद वो गल सड़ जाएगी और वो फिर सिंपल चीज़ में राख बन जाएगी, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अगर वो खुराक किसकी बन जाती है, पौधों की खुराक बन जाती है। और पौधों को कौन खाते हैं, हर्बीवोर्स, फिर उनको कौन खाता है, कार्निवोर्स। तो इस तरह एक लाइफ साइकिल चल रहा है, लाइफ साइकिल चल रहा है। तो अगर ये लाइफ साइकिल ना चलेगा तो दुनिया का चलना नामुमकिन होता, ठीक है। एक सिस्टम अल्लाह ने बना दिया है ना। तो उसमें वो ये कहता है कि ये जो प्रोसेस है ना डिकम्पोजिशन वाला, ये डिकम्पोजर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं। कौन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। 2 बातें हो गई, फर्मेंटेशन किससे होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। डिकम्पोजिशन किससे होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। डिकम्पोजिशन का क्या मतलब है, कम्प्लेक्स चीज सिंपल चीज में कन्वर्ट होगी। वैसे समझ आ गई ना, फर्मेंटेशन हो गई, डिकम्पोजिशन हो गई, ठीक है ना। अच्छा फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने ग्रो किया, अद्वियात बनी, जैसे जैसे बना तो उन्होंने स्टैंडर्ड बना लिए कि देखे मैं स्टैंडर्ड बनाऊंगा कि मेरी दवाई अच्छी से अच्छी होनी चाहिए है। तो उन्होंने कहा कि हम जो भी मेडिसिन हो, जिसे आपने कोई पेरेंटल देनी है, आईवी देनी है, इंट्रामस्कुलर देनी है कोई भी रूट इस्तेमाल करना है तो उसको स्टीराइल होना चाहिए ना, उसे स्टीराइल होना चाहिए। आप आई ड्रॉप डालते हो, एयर ड्रॉप डालते हो, उसको क्या होना चाहिए, स्टीराइल होना चाहिए। अगर वो स्टीराइल नहीं होगी तो क्या होगा, वो तो इंसान को डेथ, इन्फेक्शन हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो उसको स्टीराइल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और स्टीराइल का मतलब क्या होता है कि फ्री ऑफ लाइफ, फ्री ऑफ लाइफ यानी कि उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक ना हो। तो अगर हमें माइक्रोबायोलॉजी का इल्म नहीं होगा तो क्या हम स्टीराइल कर सकेंगे, नहीं। हमें अपनी मारने दुश्मन को ख़त्म करना हो तो दुश्मन को पहले आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसको मारने का तरीका भी आना चाहिए। सब कुछ किसने सिखाया, माइक्रोबायोलॉजी ने, माइक्रोबायोलॉजी ने, ठीक है ना। फर्मेंटेशन किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से।
डिकम्पोजिशन किसकी वजह से होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और स्टीराइल प्रोडक्ट किससे बनती है? वो भी माइक्रोबायोलॉजी का है। आपने डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल करते हैं थिएटर में। डिसइंफेक्टेंट किसे कहते हैं? ये वो केमिकल होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं कि जो नॉन लिविंग सरफेस पे हो। मतलब आपका ऑपरेशन थिएटर का फर्श है स्टीराइल हो, टेबल स्टीराइल हो, ऑपरेटर स्टीराइल हो, तो उसके लिए क्या चीज, कौन से केमिकल इस्तेमाल करते हैं? डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट वो केमिकल होते हैं जो नॉन लिविंग स्किन को, सरफेस को स्टीराइल करते हैं। अगर एंटीसेप्टिक होगा तो वो क्या होगा? वो लिविंग सरफेस में होगा। अगर उसे किल करके माइक्रो तो वो एंटीबायोटिक होगी। तीनों टर्मिनोलॉजी तो हो गई, डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक। देखिए ये आपके पास, देखिए स्टीराइल प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट शुड बी फ्री ऑफ लाइफ होना चाहिए। जितनी भी पेरेंटल चीजें होनी चाहिए, एयर ड्रॉप सारी स्टीराइल होनी चाहिए। फार्मासिस्ट शुड अवेयर ऑफ, उसे पता होना चाहिए ऑफ डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। ठीक है ना? अब जब हम इंजेक्शन बनाते हैं तो उसे पायरोजिन फ्री होना चाहिए। क्या होता है? हाँ, पायरोजिन क्या होता है? यानी कि कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल जब वो जिस्म के अंदर चला जाए तो वो हमारे जिस्म के बॉडी के टेम्परेचर को रेज कर दे। तो बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर दे? तो इसका मतलब पायरोजिन फ्री होना चाहिए, तो उसे पायरोजिन फ्री होना चाहिए। अच्छा, अगर हाँ आपने स्टीराइल करना है, स्टीराइल करना है, मतलब मेरे पास ये मैंने दवाई इंजेक्टेबल करनी है, इट शुड बी स्टीराइल, इससे स्टीराइल होना चाहिए। तो अब स्टीराइल करने का क्या तरीका होगा कि मैं ये ड्रग को बनाऊंगा, इसको पैक करूंगा, पैक करके इसके ऊपर रेडिएशन गुजारूंगा। क्या करना चाहूँगा? रेडिएशन। कौन सी रेडिएशन? जैसे गैमा रेज है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, एक्स रेज है, बीम ऑफ एक्स रेज। ये आपको स्टेरिलाइजेशन में पढ़ा था। 3 किस्म के गैमा रेज, हाँ, अल्ट्रावायलेट रेज और एक्स रेज और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? तो वो क्या करेंगे? इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके स्टीराइल कर देंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये होता है कि आपका जो भी रॉ मटेरियल इस्तेमाल करें, दैट शुड बी स्टीराइल, दैट शुड बी स्टीराइल। कि मतलब जो बनाता है उसके हाथ भी स्टीराइल होने चाहिए, जो पैकिंग मटेरियल है वो भी स्टीराइल होना चाहिए, जो भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, वाटर है, व्हीकल है, बेस है, सब के सब क्या होने चाहिए? स्टीराइल होने चाहिए। तो ये ज़रा मुश्किल तरीका होता है, ये ज़रा ना, लेकिन मुमकिन तो है ना, एसेप्टिक कंडीशन में हो। ठीक ना? एसेप्टिक कंडीशन में हो कि वहाँ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो। ओके, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा होता है कि आप प्रोडक्ट को बना लें, उसे पैक कर लें और उसमें से रेडिएशन गुजार कर उसको किल कर दें। ठीक है? तो आप देखो, अब हमने सारा पहले क्या पढ़ा? फर्मेंटेशन पढ़ा। फर्मेंटेशन के बाद हमने क्या पढ़ा? डिकम्पोजिशन पढ़ा। फिर हमने जिक्र किया अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। फिर हमने स्टीराइल की डेफिनेशन की, स्टीराइल की डेफिनेशन की। फिर स्टीराइल के लिए एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट का जिक्र किया, उनकी डेफिनेशन की। फिर हमने कहा कि जितने भी फार्मासिस्ट होना चाहिए उसे नो होना चाहिए कि अगर रिजेक्टेबल को आपने बनाना है, इस्तेमाल करना है, उसे पायोजिन फ्री करना है, तो उसका तरीका क्या होता है कि स्टीराइल करने का 2 तरीके होते हैं। पहला क्या होता है कि आप उसे मैन्युफैक्चर करें, पैक करें और रेडिएशन गुजार लें फाइनल स्टेप में। जबकि दूसरे और क्या होता है कि ईच एंड एवरी स्टेप शुड बी स्टीराइल, कि उसके अंदर आपने रॉ मटेरियल जितना भी है, पैकिंग मटेरियल जितना है, जो सॉल्वेंट है, जो कुछ भी है, दे शुड बी स्टीराइल होना चाहिए। तो ये देखो, हमने थर्मो एसिडोफाइल का जिक्र कर लिया। फिर हमने क्या किया? स्कोप ऑफ माइक्रोस्कोप पे सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन क्या था? एक साइंस है, इसकी वजह से हमें पता लगता है कि ये बैक्टीरिया है, वायरस है, हम इसकी वजह से स्टडी करते हैं किसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये पहला है। दूसरा, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ
माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी होगी तो पता होगा ना, तो ये वाले करते हैं। अगर डिकम्पोज नहीं होगा तो आगे काम रुक जाएगा, लाइफ इज इम्पॉसिबल। देखिए फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन जूस है, जिसे ये भी किसकी वजह से होती है, माइक्रो बायोलॉजी हेल्प करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से है ना। तो जो फायदे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के होंगे वही माइक्रो बायोलॉजी के फायदे होंगे। तो फिर देखिए शुगर है, शुगर को हमने कन्वर्ट किया किस में, अल्कोहल। पूरी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है ना। और एसलेट लैक्टिक एसिड, ये किसकी वजह से बनते हैं, लोइस पास्चर, किसने बताया, लोइस पास्चर। फिर देखिए स्टीराइल मेडिसिन की कंपनी में आ जाते हैं। अब हम कहाँ चले गए हैं, पहले देखे दूध दही वाली की दुकान पे थे, कब्रिस्तान में थे, ऐसे है ना, दूध दही वाले की दुकान पे थे, कब्रिस्तान में थे, और किस में थे हम, ये अपना फर्मेंटेशन अल्कोहल की भट्टी में थे, ठीक है ना, हम इर्द गिर्द की चीज़ों में। और अब हम किस में हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमने कहा कि स्टीराइल का क्या मतलब है, स्टीराइल का, जब मुझे पता ही नहीं होगा कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है तो मैं स्टेरलाइजेशन का अमल कर सकूंगा, नहीं कर सकूंगा ना, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने जो पेरेंटल होती हैं, क्या होती हैं, पेरेंटल होती हैं, आई ड्रॉप्स हैं, एयर ड्रॉप हैं, दे शुड बी स्टीराइल, ठीक है ना। और स्टीराइल करने का क्या तरीका होता है, एक यही होता है ना कि फिनिश्ड प्रोडक्ट को पास करें, ठीक है ना। देखिए ये लिखा हुआ है ना, देखिए इंजेक्शन शुड बी, ये देखिए एरो का निशान लगाया है, इंजेक्शन शुड बी पायरोजिन फ्री एंड पायरो, व्हाट इज अ पायरोजिन, एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है ना। केमिकल सब्सटेंसेस विच इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, जो फॉरेन पार्टिकल होता है। अब देखिए स्टीराइल मेडिसिन, देखिए कौन कौन सी, बाय टू मेथड आप कैन बी प्रोड्यूस, देखिए ना मैंने यहाँ सिर्फ एक लफ्ज लिखा है स्टीराइल, मेडिसिन कैन बी प्रोड्यूस, कैन बी prepared या manufactured by two method in which make drug, pack it and finally step is to sterile with the radiation। दो नाम बता दें, एक्सरेज, स्ट्रीम और ये गैमा रेज, ठीक है ना। और फिर क्या कहता है कि प्रिपेयर्ड द मेडिसिन बाय द स्टीराइल इंग्रेडिएंट्स फॉर है ईच एंड एवरी साइड, ठीक है ना। और जो चीज़ उसमें कंटेमिनेटेड हो उसको उठा के बाहर फेंक दें। क्लियर हो गया जी। ये आपके पास अब इसके दो, एक हमने फर्मेंटेशन में बताया, ठीक है ना, हमने बताया डिकम्पोजिशन क्या जिक्र किया, और फिर हमने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जिक्र किया इसका, ठीक है जी। देखें जी अभी हमने जो डिस्कस किया है वो हमने किया कि रोल ऑफ माइक्रो बायोलॉजी इन आवर सराउंडिंग, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा रोल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन आवर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रोल ऑफ फार्मासी अपना माइक्रोबायोलॉजी इन अदर फील्ड। देखिए वो कहते हैं हम स्पेस में, फ्यूचर में हम जा रहे हैं, सोचते हैं कि स्पेस में हमने लोगों को, ट्रैवलर्स को भेजना है, वहाँ पे जो फूड होगी और वहाँ पे ऑक्सीजन होगी, तो साइंटिस्ट यही कहते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो पहुँचाएंगे वहाँ पे। क्लियर है ना, मेरी बात समझ आएगी ना। अच्छा फिर एक देखो, अब रोल इन स्पेस आ गया, फिर दूसरा बताया माइक्रोबायोलॉजी का रोल इन फिजिशियन। आप डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं तो डॉक्टर जो है, आपको इन्फेक्शन होती है, वो आपका कल्चर मीडिया कराता है कोई डिजीज को चेक करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। देखिए आपकी जितनी इंसुलिन आ रही है, आपके जितनी हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन्स हैं, या ट्रीटमेंट के लिए वो किसका आसरा ले रहा है, माइक्रो बायोलॉजी का, ठीक है ना। तो फिजिशियन भी माइक्रोबायोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। फिर इंडस्ट्री में चले जाएं, वो कहता है कि इंडस्ट्रियल जो है ना, इंडस्ट्री में भी माइक्रोबायोलॉजी यूज की जा रही है फॉर द प्रोडक्शन, ठीक है। अब चले जाते हैं जियोलॉजिस्ट, कौन है जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट कौन होता है, एक ऐसा शख्स, एक ऐसा साइंटिस्ट जो कि ज़मीन का नाली रखता है कि ज़मीन से गैस निकालनी है, मादनियात निकालनी है, ऑयल निकालनी है। तो वो कहते हैं ये वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प लेता है, और ये माइक्रो वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे ऑयल है,
तो यूज क्या किया उसने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर देखिए फिजिशियन के क्लिनिक में हो गया। देखिए अब ये है सेल बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ रही है, ठीक है ना। तो सेल के कंपोनेंट और सेल की कंट्रीब्यूशन सर्टेन सेल पार्ट इन द माइक्रोबायोलॉजी, तो उसके नॉलेज में भी माइक्रोबायोलॉजी का रोल है, ठीक है। आपके पास वैक्सीन है, ये जितनी भी वैक्सीन है ये किसकी मरू में मिल जाता है, माइक्रोबायोलॉजी की। देखिए आप देखें, आप लिख सकते हैं ना कि माइक्रोबायोलॉजी है वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, एंटीबायोटिक, हार्मोन्स, लिख सकते हैं ना। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट यूज दिस, इंडस्ट्रियल यूज दिस, और जो सेल बायोलॉजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बस एक ही लफ्ज निकालते जाए, आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। देखिए वो ये आप इतना लिख दें कि रोल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, और आपको वैक्सीन की डेफिनेशन आती है, दे आर यूज फॉर द प्रोफिलैक्सिस, द प्रिवेंटेशन ऑफ डिजीज लाइक पोलियो, स्मॉल पॉक्स एड्स, ठीक है ना। फिर देखिए ड्रग्स हैं, आपके जितनी एंटीबायोटिक है, अमोक्सिसिलिन है, सेफ्राडीन है, ये सारे के सारे कहाँ से हासिल हुए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। देखिए ड्रग है, रोल ऑफ, ठीक है ना, कि वो क्या है, पेनिसिलिन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के लिए होता है, ठीक है ना। फिर कहता है डिस्कवरी ऑफ वाइटामिन्स, डिस्कवरी ऑफ वाइटामिन्स एंड अदर फूड मटेरियल, वो भी किसके की वजह से है, ड्यू टू द स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब हेडिंग आपने क्या दे दी, वैक्सीन, ड्रग, वाइटामिन, तीन हो गए। फिर पोजीशन का लिए नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री ऑफ सेल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन पार्ट इन हेरिडिटी इन कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। देखिए जो हेरिडिटरी में जो एक से दूसरे, तो उसमें भी जो रोल किसको पढ़ा जाता है, माइक्रोबायोलॉजी में, हेरिडिटरी में। फिर मैनी में यूज माइक्रो के कहते हैं कि हो सकता है कि फ्यूचर में यूज करें माइक्रोऑर्गेनिज्म एज ए सोर्स ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन फॉर द स्पेस ट्रेवलर। अभी हो नहीं रहा, कहते हैं कि फ्यूचर में इस पर काम किया जा रहा है कि और जो उससे वेजिटेबल, स्पेस में वेजिटेबल उगाई जाए, तो उसके लिए इस्तेमाल क्या किया जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। फिर फिजिशियन, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर की भी माइक्रोबायोलॉजिकल लैब होती है, लैब में क्या करता है, माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करता है ना। तो फिजिशियन नीड नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी टू फाइट द डिजीज, तो उसको भी स्टडी होनी चाहिए, माइक्रो नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी टू फाइट द डिजीज। तो इसके लिए देखिए इंडस्ट्रियल साइंटिस्ट ऑफन यूज माइक्रोबायोलॉजी, ये इंडस्ट्रियल साइंटिस्ट भी माइक्रोबायोलॉजी को यूज करते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूजफुल केमिकल प्रोडक्ट, यूजफुल केमिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए जियोलॉजिस्ट, ये भी माइक्रोबायोलॉजी को यूज करते हैं फॉर द सर्च फॉर ऑयल, ओके। और देखिए ये इसका मतलब जमीन की पड़ताल से लेके आसमान तक जो है हम किसका आसरा ले रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी का। देखिए अगर आप इस तरह लिखे, रोल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन वैक्सीन, role of microbiology in drugs, role of microbiology in the vitamins, role of microbiology in geologist, role of microbiology in the chemical industry, role of microbiology in the clinic, physician में। अब जब आप ये चीज़ें याद कर लेंगे तो आपको याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो देखिए जी इस तरह आप आसानी से एप्लीकेशन ऑफ, कोई कहते कि माइक्रोबायोलॉजी की एप्लीकेशन लिखें, कोई कहते स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लिखें, तो आपको बात बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका, ठीक है ना। हर फील्ड में माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप है। आप देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग कितनी बड़ी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में कितनी रेवोल्यूशन आ रहा है, तो वो उसमें भी यूज़ कौन किए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अल्कोहल कितने बड़े पैमाने पे बनाई जा रही है, उसके लिए कौन इस्तेमाल होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
ठीक है ना। एंटीबायोटिक्स जितने देखिए आपके पास है वो किसके बुराने में रहते हैं, अपना माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है ना। इवन के ये एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट कंट्रोल करने के लिए भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल माइक्रोबायोलॉजी का बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर पेपर में ये सवाल एक दफ़ा पेपर में आया हुआ है, नेक्स्ट भी आ सकता है, एमसीक्यूज एक आध दफ़ा आ सकता है, ठीक है। तो आपका चैप्टर नंबर 1 आज क्लियर हो गया और माइक्रोबायोलॉजी भी ख़त्म हो गई। थैंक यू वेरी मच।